नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत कक्षा 12 के मुद्रा और बैंकिंग जो पढ़ रहे थे पिछले वीडियोस में, उसके आगे का टॉपिक है जो वो है व्यापारिक बैंक। उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले हमने मुद्रा के बारे में पढ़ा था। मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और मुद्रा के कार्य क्या थे और मुद्रा का महत्व क्या था, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। और आज हम व्यापारिक बैंक एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे पिछले जो वीडियोस में आपने देखा था मुद्रा, तो उनके बारे में आपने अच्छी तरीके से अपने नोट्स बना लिए होंगे, अच्छी तरह से उनको लिख लिया होगा अपनी कॉपी पे, और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी तरीके से कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालकर हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे फिर एक गुजारिश है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि इनके बिना आपकी नॉलेज अधूरी रहेगी, आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। तो आइए आज हम पढ़ लेते हैं कि व्यापारिक बैंक क्या है और व्यापारिक बैंक का अर्थ क्या है और व्यापारिक बैंक के शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बैंक शब्द की। फिर हम इसी तरीके से हम धीरे धीरे इसके कार्यों के बारे में भी पढ़ेंगे, इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और बैंक, जैसा कि बैंक शब्द सुनकर ही आप सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बैंक तो वो है, ऐसी एक संस्था है या ऐसी एक बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारी मेज़ें पड़ी हुई हैं, काउंटर्स लगे हुए हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर अपना काम कर रहे हैं। बैंक सब सुनते ही आपके दिमाग में ये बात आती होगी, है ना? ये ज़रूर आपके दिमाग में आती होगी। तो वाकई बैंक एक ऐसी संस्था है, उसके अर्थ में हम क्या लिखेंगे कि बैंक, जैसे सबसे पहले तो हम बैंक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक का अर्थ लिखेंगे ना। तो बैंक के अर्थ में क्या लिखेंगे कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता के द्वारा जनता की जमाओं को स्वीकार करती है, ज़रूरत पड़ने पर उनको ऋण प्रदान करती है यानी कर्जा देती है, और उनकी जो जनता ने जो अपनी जमाएं वहाँ जमा की हैं, अपने रुपए अपने मुद्रा के रूप में जो रुपए वहाँ जमा किए हैं, तो उन रुपयों को या जिस रूप में उन्होंने अपनी वस्तुओं को वहाँ जमा किया है, उन वस्तुओं को वो हमेशा देने के लिए हर समय तैयार है। एक निश्चित समय है जो उसका, जैसे बैंक का समय क्या है, 10 से 5 है। तो हम 10 से 5 के बीच में जब भी जाएंगे तो चाहे तो रुपया वहाँ जमा कर देंगे और चाहे अपना रुपया वहाँ से आहरित कर लेंगे यानी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है बैंक का अर्थ। यानी बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करती है, ज़रूरत पड़ने पर उन जमाओं को वापस करती है और उन्हें ऋण भी प्रदान करती है। देखिए, हमारी समझ से आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि बैंक क्या है। तो आइए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है उसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं। कुछ लोग अपने हिसाब से कुछ और कहते हैं, कुछ लोग। सबसे पहले जो इटालियन शब्द है बंको, यानी VANCO, बंको, ये इटालियन भाषा का शब्द है बंको, और इस शब्द से बैंक बना, ऐसी भी एक अवधारणा है और ऐसा मानना है। तो बैंक उसको क्यों कहते हैं बंको, क्योंकि इटली के लोग थे वो बेंचों पर बैठ करके अपने रुपए के लेन देन का कार्य करते थे। रुपए की जो देनदारियां होती थी, जो लेनदारियां होती थी, उनका कार्य वो बेंचों पर बैठकर करते थे, इसलिए इसका नाम बंको पड़ा और बंको से धीरे धीरे ये निकलकर बैंक हो गया। तो ये था इटालियन भाषा का। अब फ्रांसीसी भाषा में क्या होता था, फ्रांसीसी भाषा में बैंके कहते थे। फ्रांसीसी भाषा में क्या कहते थे, बैंक। इस इंग्लिश तो वही थी VAK, लेकिन बैंके बोलते थे।
बैंक के बोलते थे फ्रांसीसी भाषा में, जबकि स्पेलिंग वही है। तो ये बैंक यानी फ्रांसीसी भाषा से बैंक से भी आया बैंक, इससे भी बैंक बना। और एक है जर्मन भाषा का। जर्मन भाषा का जो शब्द है उसमें अंतर है। इसकी इंग्लिश में भी स्पेलिंग में भी इसकी अंतर है, BANCK, लेकिन इसको बैंक ही कहते हैं। जर्मन भाषा का जो शब्द है उसको बैंक कहते हैं वहाँ और इसको सम्मिलित स्कंद कोष भी कहा जाता है। जैसे कि इसमें लिख रखा है जॉइंट स्टॉक फंड, यानी यहाँ पर क्या था कि जो लोग क्या करते थे, अपनी जमाओं को एक सम्मिलित रूप से अपने रुपए पैसे को जमा करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा सम्मिलित स्कंद कोष। ठीक है, आप लोग भी इसको उतार लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। सबसे पहले बंको इटालियन भाषा से, यानी बैंक, क्योंकि वो लोग बेंचों पर बैठ के काम करते थे। फिर बैंक जर्मन भाषा का शब्द है जिसको सम्मिलित स्कंद कोष भी कहते हैं, जॉइंट स्टॉक फंड भी कहते हैं। फिर बैंक फ्रांसीसी भाषा से आया। फ्रांसीसी भाषा में भी बैंक को बैंक के, लेकिन इसको बोलते बैंक के थे। ठीक है, और लेकिन फ्रांसीसी भाषा स्पेलिंग वही है, लेकिन फ्रांसीसी भाषा में इसको बैंक के कहते थे। और अब अंग्रेजी भाषा में भी इसको बैंक कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो भी बैंक शब्द की जो उत्पत्ति की अवधारणाएं हैं वो इस प्रकार से हैं, यानी इटालियन भाषा के शब्द से लिया गया क्योंकि वहाँ पर बेंचों पर बैठ के लोग कार्य करते थे, और जर्मन भाषा में बैंक से लिया गया जिसको जॉइंट स्टॉक फंड कहते थे। फिर है फ्रांसीसी भाषा से बैंक से लिया गया, और अंग्रेजी भाषा के बैंक से भी बैंक कहते हैं। इस प्रकार से बैंक शब्द की जो उत्पत्ति थी वो इन तमाम देशों के, यूरोपीय देशों के आधार पर इसका बैंक नाम पड़ा। अब हम ये जान लेते हैं कि सर्वप्रथम इटली के वीनस शहर में, यानी इटालियन शब्द भाषा से तो बना ही है बैंक, और इटली के ही वीनस शहर में 1157 ईस्वी में सर्वप्रथम एक संस्था खोली गई और उसका नाम पड़ा बैंक। इसके पश्चात धीरे धीरे ये सर्वप्रथम यूरोप में शुरुआत हुई, फिर ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। क्या फैल गया? बैंक। बैंक शब्द जो था वो पूरे विश्व में फैल गया। समझ गए हो ना? इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए अब ठीक है, अब आगे हम पढ़ लेते हैं बैंक की परिभाषाओं के बारे में। तो सर्वप्रथम इटली के वीनस शहर में बैंक की स्थापना हुई 1157 ईस्वी में। इसके बाद में आधुनिक बैंक का जो शुभारंभ है वो 17वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। देखिए 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, सन 1619 में बैंक ऑफ हेम्बर्ग, सन 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापित हुए, और इस प्रकार आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ। और आज जो बैंक है वो पूरे विश्व में, समूचे विश्व में फैल गई, क्योंकि पहले कहाँ फैली? यूरोप में, इसके बाद पूरे विश्व में फैल गई। और आधुनिक बैंक के पूर्वज कौन थे? ये तो आप लोग जानते ही हैं, यानी महाजन थे, साहूकार थे, व्यापारी थे और सुनार थे। ये जो थे वो आधुनिक बैंकों के पूर्वज थे, क्योंकि सबसे पहले यही लोग ऋण देते थे रुपए को और बदले में ब्याज लेते थे। लेकिन ये लोगों का शोषण भी करते थे, उनसे ज़्यादा ब्याज ले लेते थे, इसलिए बैंक की स्थापना की ज़रूरत महसूस हुई बैंकों की। और आज पूरे विश्व में बैंकों के द्वारा कार्य होता है, चाहे वो सरकारी संस्थाएं किसी भी रूप में हों, चाहे वो वित्त निगम के रूप में हों, चाहे वो कृषि वित्त के रूप में हों, चाहे वो डाकघर के रूप में हों, चाहे वो बैंक के रूप में हों। तो इस तरीके से हर छोटे से छोटे गांव में भी आज बैंकें स्थापित हैं, यानी हर छोटे से गांव में आज कोई ना कोई वित्तीय संस्था स्थापित हो गई है, हर जगह पूरे विश्व में। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं कि बैंक की परिभाषाएं क्या हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बैंक के अर्थ को समझा, बैंक की
शब्द की उत्पत्ति के बारे में जाना और अब हम पढ़ लेते हैं बैंक की परिभाषाएं। तो पहले जाना कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बैंक का अर्थ क्या है, और अब हम परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो आइए हम परिभाषाओं को देख लेते हैं कि बैंक के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने या प्रसिद्ध व्यक्तियों ने क्या कहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्राउथर ने क्या कहा है। क्राउथर के अनुसार बैंकर अपने और अन्य व्यक्तियों के ऋणों का व्यवसायी होता है। यानी बैंक क्या करती है, बैंकर अपने और दूसरे व्यक्तियों के, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, उनके ऋणों का व्यवसायी होता है। देखिए ऋण कैसे देता है, जैसे कि मान लीजिए बैंक क्या करती है, जैसे कि हमने रुपया जमा किया मान लीजिए और दूसरे व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है, तो हम तो रुपया तुरंत तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि जब हम इसके कार्यों को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कौन कौन से खाते होते हैं। तो सबसे पहले तो हम परिभाषाओं को देख ही लेते हैं कि हमें परिभाषाओं को अगर लिखना पड़े तो हम किस प्रकार से परिभाषाओं को लिखेंगे। तो एक की जमा और दूसरे के लिए, एक व्यक्ति की जमा दूसरे व्यक्ति के लिए वो ऋण हो जाता है। इस प्रकार से बैंक साख का सृजन करती है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम परिभाषाओं को देख लेते हैं। इसी प्रकार से किनले ने क्या कहा है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा पर ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिनको उसकी आवश्यकता होती है और जिसके पास व्यक्ति अपना ऐसा रुपया जमा कर देते हैं जो उनके पास फालतू होता है। यानी बैंक क्या करती हैं, बैंक के व्यक्तियों के रुपयों की सुरक्षा करती हैं और वो क्या करती हैं, ऐसे व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती हैं बैंक। ऐसा किसने कहा है, किनले ने कहा है। प्रोफेसर किनले ने कहा कि बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो ऐसे लोगों को ऋण प्रदान करती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है और जिसके पास वो व्यक्ति अपनी जमाओं को या अपने रुपये को जमा कर देते हैं जो उनके पास फालतू होता है, यानी ज़्यादा होता है। तो वो अपने पास ना रख करके, क्योंकि चोर चुरा सकते हैं, लुटेरे छीन सकते हैं, लेकिन बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, इसलिए तो हम बैंकों में रखते हैं ना अपना पैसा। आजकल तो सभी लोग बैंकों का प्रयोग कर रहे हैं और सभी लोग बैंकों के बारे में जानते भी हैं कि बैंक क्या है। अब तो हम घर बैठे भी बैंक का प्रयोग कर लेते हैं, जिसका हम आगे आपको बैंक के कार्यों के अंतर्गत हम समझाएंगे। तो और अब देखिए 1900 भारतीय कंपनी अधिनियम यानी इंडियन कंपनीज एक्ट 1949 यानी 1949 में जो भारतीय कंपनी अधिनियम बना, उसके अनुसार बैंक की क्या परिभाषा है, देखिए इसको भी देख लेते हैं। बैंकिंग का अभिप्राय जनता को उधार देने के लिए अथवा विनियोग करने के लिए मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना है। निक्षेपों का मतलब होता है जमाओं को स्वीकार करना, और विनियोग का मतलब आप लोग समझ ही चुके हैं कि जब भी कोई उत्पादन कार्य होता है तो उसके लिए क्या होता है, हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होती है। या हम कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें हम पहले रुपए को लगाते हैं, तब हम लाभ को अर्जित करते हैं। इसको मैं विनियोग की अवधारणा में पढ़ा भी चुकी हूँ और आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। आगे है कि विनियोग करने के लिए और मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना है, और जो मांग पर अथवा अन्य किसी प्रकार के चेक, ड्राफ्ट या आदेश आदि के द्वारा शोधनीय होते हैं। शोधनीय का मतलब क्या है, हमने मुद्रा के कार्य में आपको बताया था शोधन की क्षमता क्या होती है। तो शोधन की क्षमता से मतलब है भुगतान की क्षमता। तो ये भुगतान की क्षमता कैसे होती है, चाहे वो चेक के रूप में, जैसे कि हमने अपने पैसे को जमा कर दिया, मान लीजिए हमने 10,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, तो हमने क्या किया, चेक काट कर किसी व्यक्ति को दे दिया। अब चेक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वाहक चेक और एक रेखांकित चेक। इसको हम अगली जब पढ़ेंगे ना जब बैंक के कार्य, तब हम इसमें आपको चेक के प्रकार के बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि वो चाहे चेक के रूप में, ड्राफ्ट या जो भी वो आदेश दे दे, कौन, जमा करने वाला बैंक को, कि आप हमारे रुपए को इस खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए, चाहे नेफ्ट के द्वारा हो चाहे आरटीजीएस के द्वारा हो। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं। अब तो ई बैंकिंग की व्यवस्था हो गई है, जिसको हम घर बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि एक पासवर्ड दिया जाता है हमको
और एक OTP दी जाती है जिसको हम किसी से शेयर नहीं करते हैं और घर बैठे अपनी FD भी करा सकते हैं। अब खाते कितने प्रकार के होते हैं इसको भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमने इतना पढ़ा कि बैंक का अर्थ क्या है, बैंक की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और बैंक की परिभाषाएं क्या 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 हैं। अब एक चीज़ और, 1949 में ही रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि हमारे देश में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आप लोग घबराइएगा नहीं और बिल्कुल अपनी दिमाग से जवाब दीजिएगा। 1949 में जो कंपनी अधिनियम एक्ट आया वो भी 1949 में आया और दूसरा 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण भी हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि बैंकें क्या काम करती हैं, यानी बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है और जहां जमा धन का संरक्षण होता है, निर्गमन होता है और ऋण एवं कटौतियों की सुविधा भी प्रदान की जाती है और तथा मुद्रा स्थानांतरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि बैंक क्या है। अब हम आज के लिए इतना ही, और हाँ, एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए और इसको अच्छे से उतार लीजिए, बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो आपकी समझ में अच्छे से नहीं आएगा। यदि फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा, तो हम इसको दोबारा से समझा देंगे। और इसके साथ ही आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं यहीं तक। अगले वीडियो में हम बैंक के कार्य यानी व्यापारिक बैंक के क्या कार्य होते हैं इसकी चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।